Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और इस वीडियो में हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद देयर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम अराउंड 4 to 5 फैक्ट्स एक्स्ट्रा फैक्ट्स पे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप एज अ काइंड ऑफ रिवीजन वीडियो ले सकते हैं एंड यू कैन चेक एंड एनालाइज योर प्रिपरेशन थ्रू दिस वीडियो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज in which 5-year plan the Panchayati Raj system was introduced? Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो हम 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एमसीक्यू फॉर्म में एंड विथ ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम अराउंड 4 to 5 एक्स्ट्रा फैक्ट्स पे डिस्कस करेंगे, तो ताकि आपका एक प्रॉपर रिवीजन हो जाए थ्रू दिस वीडियो। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद को चेक और एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पर है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज इन विच 5-year प्लान द पंचायती राज सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकेंड 5-year प्लान के टाइम पे इंडिया में पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो अगर हम बात करें सेकेंड 5-year प्लान की तो 1956 से लेकर 1961 तक ये सेकेंड 5-year प्लान चला। ये आपने ध्यान में रखना है और इसके बीच में ही पंचायती राज सिस्टम को फॉर द फर्स्ट टाइम एक तरीके से इनॉग्रेट किया गया था। So the institution of Panchayati Raj was inaugurated by Jawaharlal Nehru, who was the first Prime Minister of the country on October 2nd, 1959 में inaugurate किया था in नागपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें 9 days later, आंध्र प्रदेश became the second state to launch Panchayati Raj system at शादनगर नियर हैदराबाद। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि नागपुर में जो उस टाइम पे राजस्थान में हुआ करता था, इस डिस्ट्रिक्ट में पंचायती राज सिस्टम को फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। ये आपने ध्यान में रखना है एंड राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस दिस पंचायती राज सिस्टम। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और जो हमारा सेकेंड 5-year प्लान था 1956 से लेकर 1961 तक के बीच में ये प्लान चला। अगर हम बात करें सेकेंड 5-year प्लान की तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो महल नौबिस मॉडल के नाम से इस सेकेंड 5-year प्लान को जाना जाता है। अगर हम बात करें पंचायती राज सिस्टम की तो इसको कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था, तो पंचायती राज सिस्टम दिस वाज रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता कमेटी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने इस पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो करंट फ्रेमवर्क ऑफ पंचायती राज सिस्टम है ये कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था, तो 1992 में जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, इसके अंडर हम कह सकते हैं कि जो ये पंचायती राज सिस्टम करंट में फॉलो किया जा रहा है ये एक तरीके से लागू हुआ था। बात हमने की थी यहाँ पे सेकेंड 5-year प्लान की, तो सेकेंड 5-year प्लान को महल नौबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसको किसने फ्रेम किया था, पीसी महल नौबिस ने इसे फ्रेम किया था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सेकेंड 5-year प्लान की बात करें तो सेकेंड 5-year प्लान ने मोस्टली इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस किया था। यहाँ पे भिलई, दुर्गापुर और राउरकेला में भी स्टील प्लांट्स ओपन किए गए थे और इसके अलावा कोल प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज हुआ। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट सेकेंड 5-year प्लान में बने थे। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। फर्स्ट 5-year प्लान की बात करें तो इसका मेन फोकस था एग्रीकल्चर के ऊपर, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट 5-year प्लान 1951 में लॉन्च हुआ था। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज and the next question is on which date the Supreme Court of India started operations in independent India। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फाइनली अपने जो ऑपरेशन है इंडिया में वो स्टार्ट कर दिया था। यानी एक तरीके से वर्किंग और फंक्शनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो स्टार्टेड ऑन 28 जनवरी 1950 और 28 जनवरी को हम डेटा प्राइवेसी डे की तरह भी सेलिब्रेट करते हैं। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू एक्जिस्टेंस ऑन 26 जनवरी 1950 में आया एंड इट started working on 28 January 1950 from the premises of the Parliament House। तो Parliament House की premises से ही इसने अपनी वर्किंग स्टार्ट की थी और लेटर ऑन ये अपने ओरिजिनल प्लेस पे जाके शिफ्ट हो गया था।
इट मूव टू द करेंट बिल्डिंग इन द ईयर 1958 में ये करेंट बिल्डिंग पे शिफ्ट हो गया था। अगर हम बात करें कि इसको डिज़ाइन किसने किया था, हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है दिस स्ट्रक्चर वॉज डिजाइंड बाय विच आर्किटेक्ट। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो गणेश पिकाजी नाम के आर्किटेक्ट ने इसे एक तरीके से हम कह सकते हैं फ्रेम किया था। गणेश पिकाजी देवलाईकर इनका कंप्लीट नाम था, और इन्होंने अराउंड 17 एकड़ की जो यहाँ पे ट्रायंगुलर प्लॉट था इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को डिज़ाइन किया था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए, अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस की, तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एच.जे. कानिया। हीरालाल जे कानिया वाज द फर्स्ट CJI ऑफ इंडिया। फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो फातिमा बीवी वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ द इंडियन सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फाइनली अडॉप्ट किया था ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949 में। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया था, और इसने वर्किंग स्टार्ट की थी 26 जनवरी 1950 को। तो ये भी कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो ये कब फॉर्म हुई थी, तो द इंडियन नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड ऑन 9th of December 1946 में ये फॉर्म हुई थी। ये भी आपने ध्यान में रखना है। 26 नवंबर की बात करें तो 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह मनाते हैं, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। और अगर हम बात करें 26 जनवरी की, तो इसे हम रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें, हमने 26 जनवरी को ही क्यों सेलेक्ट किया फॉर रिपब्लिक डे, क्योंकि 1930 में जवाहरलाल नेहरू इन्होंने पूर्ण स्वराज एक तरीके से प्रोक्लेम कर दिया था। तो इसी डे को एक तरीके से मार्क करने के लिए, इस डे का इंपॉर्टेंस मार्क करने के लिए 26 जनवरी की डेट चुनी गई थी, क्योंकि 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया गया था लाहौर सेशन में। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो अगर हम बात करें, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिप्लेस करा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 को रिप्लेस किया था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो 9 दिसंबर 1946 में ये फ्रेम हुई थी, और इसके फर्स्ट जो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे वो थे सचिदानंद सिन्हा। ये आपने ध्यान में रखना है। फर्स्ट अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे जो आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 बार। तो ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है, या फिर ऐसा कोई लिमिट नहीं है, कोई नंबर नहीं है जो डिसाइड करेगा कि कोई भी पर्सन कितने बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है, यानी कि कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज 5 years एंड देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स द प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड। तो कितने, फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स और टाइम्स अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो अगर हम बात करें कि एज कितनी होनी चाहिए फॉर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, तो मिनिमम 35 years ऑफ एज होनी चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द लोक सभा। अ प्रेसिडेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट कंडीशन है, और 35 years एज मैंडेटरी है, एंड एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोक सभा। दीज आर द कंडीशंस फॉर बिकमिंग अ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट थे। अगर हम बात करें जो आर्टिकल्स रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, तो अगर हम बात करें इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, तो आर्टिकल 54 के अंडर आता है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इसके अलावा अगर हम बात करें, मैनर ऑफ इलेक्शन आता है आर्टिकल 55 के अंडर, और टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट आता है आर्टिकल 56 के अंडर, एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन आता है आर्टिकल 57 के अंडर, और
क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आता है आर्टिकल 58 के अंडर। तो ये कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 56 term of the office of the president, article 57 eligibility of re-election, and article 58 qualification of the election of the president. Next question discuss कर लेते हैं। What is the maximum age till which UPSC chairman and members can hold the office? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 65 ईयर्स ऑफ एज। तो अगर हम बात करें यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और उनके मेंबर्स 65 ईयर्स की एज तक अपने ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स और अनटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर, या तो 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स की एज में से जो भी पहले आए उसके थ्रू जो मेंबर्स हैं यूपीएससी के, दे कैन टेक देयर रिटायरमेंट। सो द प्रेसिडेंट इज ऑथराइज्ड टू डिटरमाइन द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द कमीशन। बात यहाँ पर हुई है यूपीएससी की, तो यूपीएससी का फॉर्मेशन 1 अक्टूबर 1926 में हुआ था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, तो सर रॉस पार्कर वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ दिस यूपीएससी। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए अगर हम बात करें करंट में यूपीएससी के चेयरमैन कौन है, तो मनोज सोनी ये करंट में यूपीएससी के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2006। तो 2006 में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ये पास हुआ था, ये आपने ध्यान में रखना है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट इन 2006। इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 नवंबर 2007 में ये फोर्स में आया। द ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोहिबिट सोलमाइजेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड कनेक्टेड एंड इंसिडेंटल मैटर्स इन इंडिया। अगर हम बात करें रिसेंट में जो द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2021 आया था, एक तरीके से अमेंडमेंट था ये। 2006 का जो चाइल्ड मैरिज एक्ट था इसमें अमेंडमेंट हुआ था, जहाँ पे जो गर्ल्स की मिनिमम एज ऑफ मैरिंग है वो 21 ईयर्स कर दी गई थी, जस्ट लाइक दैट ऑफ बॉयज़। ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि CAG, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ही इज कंसिडर्ड एज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स एज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिटिंग एंड अकाउंट्स बोथ फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। सो द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज नोन एज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स ऑफ इंडिया। ही इज द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड होते हैं ये, और ये कंट्रोल करते हैं पूरा इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री at both levels of center as well as of the state level का पूरा financial system is controlled by the Comptroller and Auditor General of India। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें इनका रोल कौन से आर्टिकल में डिफाइंड है, तो आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनका रोल डिफाइंड है। करंट में बात करें कि हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन हैं, तो श्री के संजय मूर्ति ही इज़ करेंटली द CAG ऑफ आवर कंट्री। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन प्रेजेंट्स अ रिपोर्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गवर्नर। तो जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ये अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट करता है टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ये आपने ध्यान में रखना है। द स्टेट एंड पब्लिक सर्विस कमीशन प्रेजेंट्स टू द गवर्नर अ रिपोर्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस एनुअली। तो ये साल में एक बार अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रेजेंट करते हैं टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। द गवर्नर ऑफ द स्टेट प्लेसेस दिस रिपोर्ट बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में ये इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया जाता है, और उसके बाद इसे रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाउ मेनी शेड्यूल्स डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12। तो 12 शेड्यूल्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। ओरिजिनली बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स थी। 1949 में जब हमने अडॉप्ट किया था तब हमारे पास 8 शेड्यूल्स थी। उसके बाद अब ये इंक्रीज हो गई हैं टू 12 थ्रू सेवरल अमेंडमेंट्स।
The Constitution of India contains 12 schedules. There are 12 schedules in the Constitution of India. One of the first mentions of schedule was made in the Government of India Act of 1935 में schedule word for the first time mention किया गया था, जहाँ पर 10 schedules included थी. ये भी कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. अगर हम बात करें शेड्यूल 1 में क्या मेंशन है, तो ये बेसिकली आउटलाइंस द नेम्स एंड द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरीज, इसमें मेंशन है शेड्यूल 1 में, ये आपने ध्यान में रखना है. इसके अलावा जो शेड्यूल 2 की बात करें तो इसमें बेसिकली प्रिविलेजेस और ओथ्स हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर होल्डर्स ऑफ द कंट्री, ये आपने ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. Which of the following countries has the lengthiest constitution in the world? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंडिया. तो हमारी कंट्री इंडिया का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड का. सो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ओरिजिनली इट कंसिस्टेड ऑफ 395 आर्टिकल्स अरेंज्ड अंडर 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स. टुडे आफ्टर मैनी अमेंडमेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 447 आर्टिकल्स हैं अरेंज्ड अंडर 26 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स. और अमेंडमेंट्स कितने हुए हैं? 105 हुए हैं टिल 2021, हम ऐसा कह सकते हैं. सो इट इज़ इंडीड द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. तो ये भी आपने ध्यान में रखना है. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और वर्ल्ड का फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को. ये भी आपने ध्यान में रखना है. एंड जेम्स मैडिसन, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए. एंड इंडिया की बात करें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद चीफ मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द स्टेट टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर. राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि 163 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये स्टेट करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए चीफ मिनिस्टर के साथ, ताकि ये गवर्नर को ऑन वेरियस इश्यूज एडवाइस कर सकें. सो आर्टिकल 163 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन states that there shall be a council of ministers with the chief minister as the head of the state to aid and advise the governor in the exercise of his functions, except in so far as he is required to exercise his function on his discretion. अगर हम बात करें अदर आर्टिकल्स जो यहाँ पे मेंशन है, लाइक 167 आर्टिकल क्या स्टेट करता है, ये बताता है ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर as respect the furnishing of the information to the governor. This explains article 167. article 166 की बात करें तो conduct of business of the government of state को ये define करता है, conduct of business of the government of state. आर्टिकल 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए जहाँ चीफ मिनिस्टर के साथ, ताकि वो गवर्नर को एडवाइस कर सकें ऑन वेरियस इश्यूज. 164 की बात करें तो ये बताता है सम अदर प्रोविजंस एज टू द मिनिस्टर्स. Next question, who selects person for appointment to the Central Civil Services in India? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि यूपीएससी. तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये अपॉइंट करता है, ये सेलेक्ट करता है टू द पर्सन्स इन द सेंट्रल सिविल सर्विसेज में जो लोग अपॉइंट किए जाते हैं, दे आर सेलेक्टेड बाय यूपीएससी. सो द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज इंडियाज प्रीमियर central recruiting agency. It is responsible for appointments to and examination for all India services and Group A and Group B of Central Services. अगर हम बात करें यूपीएससी के फॉर्मेशन की तो 1 अक्टूबर 1926 में इसका फॉर्मेशन हुआ था. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. सो while Department of Personnel and Training is the central personnel agency in India. अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 की, तो इसके अंडर भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एज द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन. इसका ओल्ड नेम था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन. ये 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था उसके अंडर यूपीएससी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया था बिफोर इंडिपेंडेंस. ये आपने ध्यान में रखना है. एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस इसका नाम यूपीएससी हो गया. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. Next question, who is the highest law officer of the country?
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ द कंट्री इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री. So Article 76 under the Constitution of India provides for office of the Attorney General for India, who is the highest law officer of the country. करंट में अटॉर्नी जनरल की बात करें तो आर वेंकटरमनी is currently the Attorney General of the country. This you have to keep in mind. तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये इन्हें हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री कहा जाता है. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, and that is, who among the following was the president of Constituent Assembly? राइट आंसर होगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. टेम्पररी प्रेसिडेंट की बात करें तो सचिदानंद सिन्हा वॉज द फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को फॉर्म हुई थी, ये भी आपने ध्यान में रखना है. सो Dr. Rajendra Prasad was the president of the Constituent Assembly. Dr. Sachidanand Sinha was the first temporary president of the assembly. Later, Dr. Rajendra Prasad was also elected as the president of the country. तो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग की तो 9 दिसंबर 1946 में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी और अराउंड नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था. ये आपने ध्यान में रखना है. तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी. और अगर हम बात करें फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हुई थी तो न्यू दिल्ली में फर्स्ट मीटिंग हुई थी. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. और अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स रह गए थे तो 299 मेंबर्स रह गए थे. ये आपने ध्यान में रखना है. ओरिजिनली कितने थे वो आगे अभी हम डिस्कस करेंगे. सो अगर हम बात करें हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तो बात हुई है, तो कंप्लीट बात कर लेते हैं. लाइक अगर हम बात करें हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. और अगर हम बात करें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कौन सी फंडामेंटल राइट को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था तो ये इन्होंने कहा था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को इन्होंने कहा था एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी कमिटीज़ थी तो 22 कमिटीज़ थी इन टोटल और इसमें से 8 मेजर कमिटीज़ थी. ये भी आपने ध्यान में रखना है. ड्राफ्टिंग कमेटी इसके हेड भी थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. इसके अलावा जो एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स थी इसके हेड कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ये आपने ध्यान में रखना है. इसके अलावा अगर हम बात करें एडवाइजरी कमेटी ऑन माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एरियाज़, इसके हेड कौन थे? इसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल. तो ये भी आपने ध्यान रखना है. सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द हेड ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल पीपल. नेक्स्ट क्वेश्चन, which amendment facilitated the appointment of the same person as the governor for 2 or more states? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 के अंडर ऐसा मेंशन कर दिया गया था कि एक सेम पर्सन 2 स्टेट का गवर्नर हो सकता है. सो द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 अलाउड द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. और ये अगर हम बात करें हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था तो 1951 में हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. और करंट में लास्ट जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2021 में हुआ था 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. और ये बेसिकली अदर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड था. ये 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who administers oath of office to the president? राइट आंसर होगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सो द चीफ जस्टिस और द CJI ऑफ इंडिया ये दिलवाते हैं ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. सो द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट इन हिज एब्सेंस द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्टर्स द ओथ. तो अगर चीफ CJI प्रेजेंट ना हो तो इन दैट केस जो ओथ दिलवाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री को वो होते हैं हमारे सीनियर मोस्ट जजेस. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. करंट में हमारे चीफ जस्टिस कौन हैं तो करंट में हमारे चीफ जस्टिस हैं जस्टिस संजीव खन्ना SK. ये भी आपने ध्यान में रखना है.
तो चलिए अगर हम बात करें फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तो एच.जे. कानिया थे, ये हमने डिस्कस किया। फर्स्ट फीमेल CJI फातिमा बीवी। मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इन्हें एक तरीके से याद कर सकें, ताकि आपका एक काइंड ऑफ रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें ज्योग्राफी की तो ज्योग्राफी के फादर कहा जाता है एरिस्टोस्थेनेस को। हेरोडोटस इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री एंड एडम स्मिथ को कहा जाता है एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये भी आपने ध्यान में रखना है। So Aristotle is regarded as the father of political science and he was a great Greek philosopher. He was the first one to give a working definition of political science. This you have to keep in mind. तो चलिए अगर हम बात करें एरिस्टोटल की तो इनको फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज हु हैज़ द पावर टू इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट्स? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री। तो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के पास ये पावर होती है कि वो फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट कर सकें। सो अंडर आर्टिकल 32 and 226 of the Indian Constitution ये पावर देती है to the courts to issue the writs to the state machinery। the fundamental rights की बात करें they are enshrined in part 3rd of the Constitution। कौन से पार्ट में है फंडामेंटल राइट? पार्ट 3rd में, और आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक ये इंक्लूडेड हैं। पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें 6 फंडामेंटल राइट्स की तो ये कौन कौन सी हैं? राइट टू इक्वालिटी है, देन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट एंड रेजिस्टेंस, इसके अलावा एंड रेजिडेंस, एंड इसके अलावा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं। दीज आर द 6 फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है हमारी? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले एक 7th फंडामेंटल राइट भी एग्जिस्ट करती थी जो थी राइट टू प्रॉपर्टी, और इसको कब रिमूव किया गया था? 1978 में रिमूव किया गया था अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लोकसभा सीट्स? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स हैं इन द पार्लियामेंट। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो ऑप्शन नंबर B will be the correct answer for this question. So Uttar Pradesh is the state having largest representation in the Lok Sabha, that is 80 seats. महाराष्ट्र की बात करें तो सेकेंड नंबर पे ये आता है विथ 48 सीट्स। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारा जो लोकसभा है, लोकसभा में इन टोटल 550 मेंबर्स हो सकते हैं, पर करेंट में हमारे पास 543 मेंबर्स हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें 550 के कंपोजिशन की तो 530 मेंबर्स स्टेट से आ सकते हैं एंड 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज रिटन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें लोकसभा की तो लोकसभा को लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है या फिर इसको हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है अपर हाउस यानी राज्यसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्यास थियोरी ऑन राजमंडला बिलोंग्स टू? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फॉरेन पॉलिसी एंड इंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर बेस्ड है कौटिल्य की राजमंडला थ्योरी। सो अगर हम बात करें कौटिल्य की तो इनको डिफरेंट नेम से जाना जाता है, जैसे विष्णुगुप्त एंड चाणक्य भी इनको कहा जाता है। इनने जो ये थियोरी दी थी राजमंडला की, ये था इंटरस्टेट रिलेशन और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। सो इंटरस्टेट रिलेशन एंड फॉरेन पॉलिसी फाइंड अ प्रोमिनेंट प्लेस इन कौटिल्यास अर्थशास्त्र इन्होंने लिखी थी। ही हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन द डायनेमिक्स ऑफ इंटरस्टेट रिलेशंस थ्रू हिज मंडला थ्योरी। ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। डेमोक्रेसी वॉज फर्स्ट प्रैक्टिस्ड इन विच कंट्री?
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रीस। तो ग्रीस में डेमोक्रेसी ये फॉर द फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस की गई थी। द टर्म डेमोक्रेसी फर्स्ट अपीयर्ड इन एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल एंड फिलोसॉफिकल थॉट इन द सिटी स्टेट ऑफ एथेंस ड्यूरिंग द क्लासिकल एंटिक्विटी। एथेंस की बात करें, दिस इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस। द वर्ड डेमोस कम्स फ्रॉम पीपल एंड क्रेटोस मीन्स स्ट्रेंथ, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज in India when a president is to be impeached for violation of the constitution the charge is preferred by right answer for this question will be option number C यानी कि either house of the parliament। तो जब भी कभी प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है यानी इम्पीचमेंट इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। सो जब भी प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है सो इन दैट केस जो चार्ज होता है ऑफ प्रेसिडेंट इट इज मैनेज्ड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि ईदर लोअर हाउस or the upper house of the parliament. So when a president is impeached for violation of the constitution the charge is preferred by either house of the parliament। और ये कौन से आर्टिकल के अंडर mentioned है? This is done under the article 61 of the Indian constitution। ये आपने ध्यान में रखना है। Which body framed the constitution of independent India? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? नवंबर 1946 में, और फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 9th of December 1946 में। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट ऑल्सो एक्टेड एज द मेन लेजिस्लेटिव बॉडी फॉर द कंट्री फ्रॉम 1946 टू 1950। अगर हम बात करें ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे तो 389 मेंबर्स थे ओरिजिनली। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड 389। सो it comprised elected representatives and nominated members of the princely states as well। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज who proposed the preamble before the drafting committee of the Constitution of India। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू इन्होंने प्रपोज किया था प्रीएम्बल को बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वी हैव अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीएम्बल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA। सो जवाहरलाल नेहरू प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट लेड डाउन द फंडामेंटल्स आइडियोलॉजी एंड द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। तो एक तरीके से प्रीएम्बल होता है हमारा काइंड ऑफ हम कह सकते हैं हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा किसने कहा था हमारे इंडियन प्रीएम्बल को एज द हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू द आंसर। सो द प्रीएम्बल इज ऑल्सो एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच कंटेन्स द समरी एंड द एसेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप इन विच ईयर? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। So the Constituent Assembly of India was set up in 1946 as the partition of India under the Mountbatten Plan। तो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन कौन से प्लान के अंडर हुआ था? Mountbatten Plan of 1946। A separate Constituent Assembly of Pakistan was established on 3rd of June 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। How many languages are contained in the 8th schedule of the Indian Constitution? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि 22 लैंग्वेजेस कंटेन्ड है इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया जाता है। सो देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन इंडिया and they are covered under the 8th schedule of the Indian Constitution। This you have to keep in mind। तो अगर हम बात करें 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस की तो काफ़ी सेवरल अमेंडमेंट्स हुए थे जिसके थ्रू ये सारे लैंग्वेजेस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में आई। अगर हम बात करें 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की तो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1967 में हुआ था इसके अंडर सिंधी को इंक्लूड किया गया था इस 8th शेड्यूल में। ये आपने ध्यान में रखना है, सिंधी लैंग्वेज। 71st
फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें 71 की, तो इसके कोनकानी, मणिपुरी एंड नेपाली को इंक्लूड किया था इस लिस्ट में। इसके अलावा 92nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, इसके अंडर बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली इन लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया था। ये आपने ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच हाउस इज कॉल्ड एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्यसभा। तो राज्यसभा को अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। राज्यसभा इज कॉल्ड एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। द मैक्सिमम मेंबर्स अलाउड इन द राज्यसभा इज 250 मेंबर्स और यहाँ पे 238 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। वेरियस 12 मेंबर्स दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा को अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। और राज्यसभा की अगर हम बात करें हेड की, तो यहाँ पे जो हेड होते हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। करंट में जगदीप धनखड़ हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ, तो ये है हेड ऑफ राज्यसभा। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 6 ईयर्स इनका टेन्योर होता है द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। द मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स और हर 2 साल में यानी एवरी 2 ईयर 1/3 मेंबर्स रिटायर फ्रॉम द हाउस। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। So the next question is, the fundamental duties in the Indian Constitution is derived from which country? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि रशिया यानी यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ अडॉप्ट की हैं। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो यूएसए से हमने अडॉप्ट की हैं फंडामेंटल राइट्स। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। करंट में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो है 11 इन नंबर। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ इज डिराइव्ड फ्रॉम यूएसएसआर। Schedule 1 of the Indian Constitution deals with the subject matters of the Indian state and the Union territories. If we talk about fundamental duties, they became clear during the internal emergency from 1975 to 1977. अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सी कमेटी ने रिकमेंड की थी, तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड की थी ये फंडामेंटल ड्यूटीज़। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लोकेटेड हैं, सिचुएटेड हैं। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसे बैग ऑफ बोरोइंग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करते वक्त डिफरेंट कंट्रीज से कॉन्स्टिट्यूशन को एनालाइज किया हमारे फ्रेमर्स ने, और उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बेस्ट वे पॉसिबल जो हो सकता था वो उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की। देयरफॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द बैग ऑफ बोरोइंग। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो अगर हम बात करें कि हमने कौन सी कंट्री से क्या अडॉप्ट किया है, तो मैक्सिमम चीज़ें हमने यूनाइटेड किंगडम से, यूएसए से और आयरलैंड से अडॉप्ट की हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट यूके, तो यूके से हमने अडॉप्ट किया है द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम विद द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द कैबिनेट। ये सिस्टम हमने यूके से अडॉप्ट किया है। अलॉन्ग विद दैट हमने रूल ऑफ लॉ और सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट भी हमने ये अडॉप्ट किया है फ्रॉम यूके। इफ़ यू टॉक अबाउट यूएसए, तो यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स अडॉप्ट की हैं, और जैसे सिविल लिबर्टी जो सिटीजन्स को प्रोवाइड होती है, स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच और रिलीजन, ये भी हमने यूएसए से अडॉप्ट किया है। एंड अदर देन दैट अगर हम बात करें आयरलैंड की, तो आयरलैंड से हमने मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हमने अडॉप्ट किया है। DPSP हमने आयरलैंड से अडॉप्ट की हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट ये हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट की है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर। ही वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। डॉक्टर BR अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 29 August 1947. The Constituent Assembly was set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. BR Ambedkar to prepare a draft for the Constitution of India. This you have to keep in mind. So next question देख लेते हैं।
Which of the following does not come under the fundamental rights of the Constitution of India? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. सो दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. हमने अभी 6 फंडामेंटल राइट्स डिस्कस की थी जो आर्टिकल 14 से लेकर 35 तक आती है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज़ बीन इंस्ट्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 39D and part 4 of the DPSP. It directs the state that there should be equal pay for equal work for both men and women. तो men and women के लिए equal pay for equal work concept है ये. This is included in article 39D और ये DPSP के अंडर आता है. Thus you have to keep in mind. So चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी. हमने डिस्कस की थी 8 मेजर कमिटीज़ थी और जो माइनर कमिटीज़ को इंक्लूड करें सो देयर वर अराउंड 25 committees in our 25 committees which were responsible for framing the Constitution of India. Dr. Rajendra Prasad was the chairman of the steering committee of the Constituent Assembly. The Union Constituent Assembly appointed a number of committees to deal with the different tasks of constitution making. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है. इसके अलावा अगर हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो ये हमारी कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके थे. और इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये बिहार स्टेट को बिलोंग करते हैं. ये आपने ध्यान में रखना है क्योंकि ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो हमारी कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन से स्टेट को बिलोंग करते थे. तो इन दैट केस योर आंसर विल बी बिहार. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद. तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हु वाज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ये थे चेयरमैन ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. हमने डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 कमिटीज़ टोटल बनाई थी. इसमें से 8 कमिटीज़ थी मेजर कमिटीज़. उसमें से स्टीयरिंग कमेटी के जो हेड थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ये आपको ध्यान में रखना है. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही वॉज फ्रॉम बिहार. आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कंट्री के वो कौन से स्टेट को बिलोंग करते थे. तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए बिहार. राजेंद्र प्रसाद वॉज द चेयरमैन ऑफ स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. द यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ कमिटीज टू डील विद द डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. Which of the following countries have an unwritten constitution? Right answer will be option number D, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. और ऐसा माना जाता है कि अराउंड 1216 में किंग जॉन ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से फॉर द फर्स्ट टाइम डिसिफर किया था. So the correct answer is UK. The countries like United Kingdom, New Zealand and Israel have an uncodified constitution. और बात हमने की थी यहाँ पे यूके की, यूनाइटेड किंगडम की. तो ऐसा माना जाता है कि अराउंड 1215 और 1216 के अराउंड किंग जॉन जो यूके के थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट की फाउंडेशन रखी थी फॉर द फर्स्ट टाइम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन विच डेट? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था. और ये एक्स्ट्रा फैक्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. इस क्वेश्चन के बदले हम आगे सम मोर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, अराउंड 110. सो डोंट वरी अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर were the Indian states reorganized on the linguistic basis? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि 1956 में लिंग्विस्टिक बेसिस में यानी लैंग्वेज के बेसिस में स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था 1956 में. So in 1956 the Indian states were reorganized on linguistic basis.
व्हेन द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 केम इनटू फोर्स। अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेट जो लिंग्विस्टिक बेसिस में बना था, सो दैट वाज आंध्र प्रदेश, ये भी आपने ध्यान में रखना है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947 इंडिया कंसिस्टेड ऑफ मोर देन 500 डिसजॉइंटेड प्रिंसली स्टेट्स दैट वर मर्ज्ड टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट स्टेट्स। तो सारे प्रिंसली स्टेट्स को एक तरीके से इंटीग्रेट करने का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, एंड देयरफॉर ही इज नोन एज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया। तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, एंड द मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन, ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, द आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, अदर देन दिस नेम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया है हमारी कंट्री से, ये स्पेशली मेंशन है। सो आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। Untouchability is abolished and its practice in any form is strictly forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable with in accordance with the law. तो अदर देन दैट अगर हम बात करें प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1955 की, so this act was enacted by the parliament to further the objective of article 17. This you have to keep in mind. Which of the following schedules of the Constitution of India deals with the matters like the formation of a new state? Right answer for this question will be option number A, यानी कि first schedule. So the first schedule of the Indian Constitution ये deal करता है with the formation of new states या फिर union territories के formation से related. This you have to keep in mind. अगर हम बात करें originally तो हमारे Constitution में originally 8 schedules present थी, and at present we have 12 schedules. This you have to keep in mind. So the first schedule of the Indian Constitution deals with the subject matters like that of the formation of the Indian states and Indian union territories. Initially the Constitution had 395 articles थे, 22 parts थे और 8 schedules थी. Now at present we have 448 articles, 25 parts and 12 schedules. This you have to keep in mind. और अगर हम बात करें शेड्यूल नंबर 11 और शेड्यूल नंबर 12 की, तो रिसेंटली इनको ऐड किया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. 11th वाला 73rd और 12th वाला ऑब्वियसली 74th अमेंडमेंट एक्ट के अंडर ऐड किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, and the next question is on the subjects mentioned in the content list laws may be enacted by the. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टेट एंड द यूनियन. तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर रूल्स या फिर लॉज बना सकती हैं रिगार्डिंग द सब्जेक्ट्स विच आर मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रेंट लिस्ट. ये आपने ध्यान में रखना है. अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल की बात करें तो उसमें 3 मेजर लिस्ट प्रेजेंट हैं, जो है यूनियन लिस्ट, सेकेंड है स्टेट लिस्ट और थर्ड वन है कॉन्ट्रेंट लिस्ट. अगर हम बात करें यूनियन लिस्ट की तो उसमें सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है जैसे जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी और करेंसी सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में प्रेजेंट रहते हैं, जहाँ पे जो मेजर डिसीजन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेती है. इफ़ यू टॉक अबाउट स्टेट लिस्ट, तो स्टेट लिस्ट इंक्लूड द सब्जेक्ट्स लाइक दैट ऑफ लोकल इंपॉर्टेंस, जैसे कि पुलिस हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर या फिर लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें स्टेट लिस्ट में मैंशनड हैं. और अगर हम बात करें कॉन्ट्रेंट लिस्ट की, तो कॉन्ट्रेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं जो कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं, यानी कि स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट मिलकर इनके ऊपर रूल्स बनाती है, लाइक दैट ऑफ एजुकेशन की बात करें या फिर मैरिज की बात करें या फिर डाइवोर्स एंड बैंकक्रप्सी. इन सभी टॉपिक्स जो हैं ये सभी कॉन्ट्रेंट लिस्ट में मेंशन है. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू. तो जवाहरलाल नेहरू ये थे चेयरमैन ऑफ द स्टेट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये आपने ध्यान में रखना है. सो हमने डिस्कस किया था कि 8 मेजर कमिटीज़ फॉर्म हुई थी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो इसमें जो स्टेट कमेटी थी इट वॉज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
appointed a number of committees to deal with different tasks of constitution making. Out of these 8, which were the major committees and other were the minor committees. टोटल कितनी थी? 22 कमिटीज़ थी. अगर हम बात करें कि डिफरेंट कौन कौन सी कमिटीज़ थी, तो जैसे अगर हम बात करें ड्राफ्टिंग कमेटी की, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. इफ़ यू टॉक अबाउट सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो वल्लभ भाई पटेल ये थे चेयरमैन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कमेटी, एडवाइजरी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कमेटी. और माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया से रिलेटेड जो कमेटी फॉर्म हुई थी, उसके हेड भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे. ये आपने ध्यान में रखना है. इसके अलावा अगर हम बात करें माइनॉरिटीज़ की जो सब कमेटी थी, माइनॉरिटीज़ सब कमेटी, इट वाज हेडेड बाय H.C. मुखर्जी. तो ये 3 कमेटीज़ अभी हमने डिस्कस की, और अभी कुछ और 4 कमेटीज़ या 5 कमेटीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे. तो एक और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, 4 अभी कर लेते हैं और 4 बाद में करेंगे. अगर हम बात करें अगली कमेटी की, तो एक कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी. फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, इसके हेड थे J.B. कृपलानी. ये भी आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. And the next question is, the Constituent Assembly of India was set up under which plan? Right answer हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माउंटबेटन प्लान के अंडर Constituent Assembly of India बना था. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज सेट अप अंडर द. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इंडिया की, इसका फॉर्मेशन हुआ था. आई होप अब आपको फॉर्मेशन तो याद ही हो गया होगा. 9 दिसंबर 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी, और फॉर्म कब हुआ था? ये नवंबर 1946 में ये फॉर्म हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन प्लान की, तो ये एक तरीके का प्रपोजल था by the British government to transfer the power to India. तो इंडियन गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए या इंडिया को एब्सोल्यूट पावर प्रोवाइड करने के लिए ये कैबिनेट मिशन प्लान को लॉन्च किया गया था इन द ईयर 1946 में. The Constituent Assembly of India was set up under the Cabinet Mission Plan. This you have to keep in mind. अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन प्लान की, तो 1946 में ये इंडिया आया था, और इसके लीडर्स कौन थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, एक इम्पॉर्टेंट नाम. इसके अलावा सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे इसके हेड, और A.V. अलेक्जेंडर. इन तीनों ने मिलकर इस मिशन को लीड किया था. लेकिन जो ये कैबिनेट मिशन प्लान था, ये एक तरीके से फेल हो गया टू रिजॉल्व द डिफरेंसेस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स. देयरफॉर इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ, क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान दोनों के डिफरेंसेस के साथ कोप अप करने में एक तरीके से अनसक्सेसफुल रहा, एंड दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म 4E स्टेट इज यूज्ड फॉर. राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी, यानी कि द प्रेस एंड द न्यूज़पेपर. तो अगर हम बात करें डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स की, तो डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स कौन कौन से हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. अदर देन दैट जो मीडिया या फिर प्रेस है, इसको कहा जाता है एज द 4th पिलर ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी. The 4th E-state is a societal or the political institution whose influence is not officially recognized and is most commonly referred to the news media, especially the print media or the journalism, को कहा जाता है as the 4th pillar of the democracy. और ये चारों pillars काफ़ी important है for the proper functioning of the country. अगर हम बात करें इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था श्री नायडू ने. श्री नायडू, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है. इन्होंने एक मेजर स्टेटमेंट दिया था कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड मीडिया, दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी एंड ईच पिलर मस्ट एक्ट विद इन इट्स डोमेन बट नॉट लूज द साइट ऑफ द लार्जर पिक्चर. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपके एग्जाम में पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, और ये स्टेटमेंट दिया है श्री नायडू ने. तो इन्होंने कहा था कि जो 4 के 4 पिलर हैं हमारे डेमोक्रेसी के, इन सबको अपने डोमेन के अंडर एक्ट करना चाहिए, यानी कि दे मस्ट नॉट क्रॉस देयर बाउंड्रीज, दे मस्ट एक्ट इन देयर डोमेन एंड दे शुड नॉट लूज द साइट ऑफ लार्जर पिक्चर विद इन इट.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज द नगर पालिका बिल पास्ड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर नगर पालिका बिल को पास किया गया था। सो The 74th Constitutional Amendment Act of 1992 established the system of municipalities, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, but in a different question, in a different form, or the urban local governments. Part 9A, which went into effect on June 1, 1993, contains the provisions of this amendment. This you have to keep in mind. Next question discuss कर लेते हैं, and the next question is, Sikkim was granted statehood in which year? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1975 में द स्टेट ऑफ सिक्किम गॉट द टाइटल ऑफ स्टेटहुड विद इन इंडिया। अगर हम बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ द कंट्री, या फिर फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग। सिक्किम वॉज ग्रांटेड स्टेटहुड इन द ईयर 1975. Initially, Sikkim remained an independent country which was ruled by Chogyals, but in 1974 यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। इसके थ्रू सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला था। Later on, in 1975, under the 36th Constitutional Amendment Act, Sikkim was granted the status of a full state of India. This you have to keep in mind. इसके अलावा अगर हम बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम को जाना जाता है फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी, और सिक्किम का जो ओरिजिनल नाम सिक्किम है, इसका मतलब होता है पैराडाइज। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। In the Constitution of India, the right to constitutional remedies has been provided in which article? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 32। तो आर्टिकल नंबर 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दिया गया है, और इस आर्टिकल को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक टाइटल प्रोवाइड किया था। In the Constitution of India, right to constitutional remedies has been provided in Article 32. Right to constitutional remedies empowers the citizens to move to the court of law in case of any denial of the fundamental rights. This you have to keep in mind. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने ये इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा था, क्योंकि ये आर्टिकल प्रोटेक्ट्स करता है फंडामेंटल राइट्स को और इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट रिस्पेक्ट करे हर एक इंडिविजुअल की राइट्स का। उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करना ही गवर्नमेंट का एक मेन एजेंडा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द टू वर्ड्स दैट वर इंसर्टेड इन बाय द 42nd अमेंडमेंट Act to the preamble of the Constitution are? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को ऐड किया गया था अंडर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये फॉर द फर्स्ट टाइम था जब हमारा प्रीएम्बल इसको अमेंड किया गया था, ये भी आपने ध्यान में रखना है। बेसिकली यहाँ पे 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी भी एक वर्ड था जिसको ऐड किया गया था। अगर हम बात करें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। सो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। Which of the following is a feature to both the Indian Federation and American Federation? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर हम बात करें इंडिया और USA की कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी चीज़ें कॉमन है, जैसे दोनों के पास ही रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल्स ऑफ राइट्स और फंडामेंटल राइट्स हैं। अदर देन दैट दोनों कॉन्स्टिट्यूशन का ही फेडरल नेचर है, और यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट और सेंटर भी किया गया है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सिस्टम ऑफ पावर्स एंड पावर्स ऑफ चेक एंड बैलेंस भी से कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर कि फेडरल सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज मेंशन्ड अंडर द दिस इज द कॉमन थिंग बिटवीन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इंडिया has integrated the judicial system with the Supreme Court at the top. It is considered as equivalent to the federal court, earlier called as the federal court by the Act of 1935, which interprets the constitution and enforces
एनफोर्सेस इट। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऑलरेडी हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, इसके फॉर्मेशन के बारे में, इसके ट्रायंगुलर एरिया के बारे में, इसके आर्किटेक्ट के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following was the chairman of the Fundamental Right and Subcommittee of the Constituent Assembly? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि जेबी कृपलानी। तो ये हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको एज एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताया था कि चेयरमैन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड सब कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे जेबी कृपलानी। ये आपको ध्यान में रखना है। हमने 4 कमेटीज़ डिस्कस की थी, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, फिर नेक्स्ट 4 कमेटीज़ पे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी हेडेड बाय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट कमेटी थी हमारी एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स या फिर माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड द एक्सक्लूडेड एरिया वाली जो कमेटी थी इट वाज हेडेड बाय सरदार पटेल। इसके अलावा थर्ड कमेटी थी हमारी माइनॉरिटीज़ की सब कमेटी एंड इट वाज हेडेड बाय एच.सी. मुखर्जी। ये भी आपने ध्यान में रखना है। फोर्थ कमेटी जो हमारी थी वो थी जेबी कृपलानी द्वारा हेडेड फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी। ये आपको ध्यान में रखना है। फिफ्थ कमेटी डिस्कस करें तो राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, इन्होंने जिस कमेटी को हेड किया था इट वाज द कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग के ऊपर एक कमेटी थी जिसे एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग कहा जाता था। नेक्स्ट जो थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर was also the first स्पीकर ऑफ आर लोकसभा। एंड अगर हम बात करें करंट में हमारे लोकसभा के स्पीकर कौन है तो ओम बिरला हैं। तो जीवी मावलंकर इन्होंने जिस कमेटी को हेड किया था इट वाज द कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शंस के ऊपर ये थी। नेक्स्ट जो कमेटी थी दैट वाज हाउस कमेटी एंड इट वाज हेडेड बाय बीपी सितरमैया। तो बीपी सितरमैया इन्होंने हेड की थी ये हाउस कमेटी। नेक्स्ट थी हमारी नेक्स्ट एंड द लास्ट कमेटी थी ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी एंड इट वाज हेडेड बाय के.एम. मुंशी। तो यहाँ पे थोड़ा अनटाइडी हो गया है, तो आई होप आप वीडियो के थ्रू ये समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। When was our national anthem first sung and where it was sung? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि 27 दिसंबर 1911 को हमारा जो नेशनल एंथम है जो है जन गण मन, इसको फॉर द फर्स्ट टाइम गाया गया था। तो अगर हम बात करें कहाँ गाया गया था तो कलकत्ता में गाया गया था, जिसको अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो ये नेशनल सॉन्ग है ये फॉर द फर्स्ट टाइम कहाँ पब्लिश हुआ था, तो अगर हम बात करें दिस सॉन्ग इट वाज रिटन इन बंगाली एंड इट वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबल प्राइज इन लिटरेचर फॉर हिज बुक गीतांजलि। तो अगर हम इस सॉन्ग की बात करें तो इस सॉन्ग को फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था, फीचर किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम इसको फीचर किया गया था 1945 में इन अ मूवी जिसका नाम था हमराही। इसके अलावा अगर हम बात करें इस सॉन्ग को पब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम कहाँ किया गया था तो ब्रह्मो कम्युनिटी द्वारा एक पत्रिका को जारी किया जाता था जिसका नाम था तत्वबोधिनी पत्रिका और इसमें इसको फॉर द फर्स्ट टाइम भारत विधाता करके पब्लिश किया गया था। ये आपने ध्यान में रखना है। अदर देन दैट अगर हम बात करें इसका हिंदी वर्जन कब आया था 24 जनवरी 1950 को इसका हिंदी वर्जन आया था एंड इट वाज अडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ द कंट्री। नेशनल सॉन्ग की बात करें तो नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन द ओरिजिनल यूनियन लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि 97 सब्जेक्ट्स को ओरिजिनली इंक्लूड किया गया था हमारे यूनियन लिस्ट में और करंट में अराउंड हमारे पास 100 सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट में। द यूनियन लिस्ट और द लिस्ट वन एज अ लिस्ट ऑफ 100 आइटम्स गिवन इन 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
on which the parliament has exclusive power to legislate. The legislative section is divided into 3 lists जो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्ट्रेंट लिस्ट. अगर हम बात करें इन लिस्ट में कितने कितने सब्जेक्ट प्रेजेंट हैं, यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स ओरिजिनली प्रेजेंट थे, करंट में 100 सब्जेक्ट्स हैं. अगर बात करें स्टेट लिस्ट में करंट में कितने सब्जेक्ट हैं, तो स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट हैं. एंड हमारी जो कॉन्ट्रेंट लिस्ट है, CL है जो कॉन्ट्रेंट लिस्ट है, उसमें हमारी 52 सब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. अदर देन दैट हमारी एक रेजुलरी लिस्ट भी होती है जिसमें टेक्निकल और न्यू जनरेशन से रिलेटेड टॉपिक्स को इंक्लूड किया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सुप्रीम पावर होती है टू रेगुलेट दिस लिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज which of the following articles of the constitution deals with the fundamental duties. करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 51A के अंडर हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज को लिखा गया है या फिर सिंपली मेंशन्ड है. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. आर्टिकल 51A डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड दीज फंडामेंटल ड्यूटीज आर प्रेजेंट इन 51A. ये आपने ध्यान में रखना है. 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. हमने कहाँ से बोरो की है, USSR से बोरो की है फंडामेंटल ड्यूटीज. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गवर्नर. तो गवर्नर का इम्पीचमेंट का कोई भी प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है. प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, 61. ये भी हमने डिस्कस किया था. सो देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द गवर्नर. द टर्म ऑफ गवर्नर्स ऑफिस इज नॉर्मली 5 years, but it can be terminated earlier by the dismissal by the president on the advice of the prime minister of the country at whose pleasure the governor holds the office and resignation by the governor. तो सिंपली अगर हम बात करें आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल में मेंशन नहीं है या फिर प्रोविजन ऑफ इम्पीचमेंट गवर्नर का नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आपको ध्यान में रखना है. बट स्टिल गवर्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वॉज पुट फॉरवर्ड बाय द. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि एक्ट ऑफ 1935. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के अंडर इंडिया के लिए एक फेडरल स्ट्रक्चर को प्रपोज किया गया था. सो a federal structure for India was first put forward by the Government of India Act of 1935. The act divided the powers between the center and provisions in terms of 3 lists, namely Federal List, Provincial List and Contract List. And रेजुलरी पावर्स जो थी वो वाइसरॉय के हाथ में थी. इस टाइम पर वाइसरॉय की बात करें तो लॉर्ड विलिंगटन ही वॉज द वाइसरॉय ऑफ द कंट्री. 1932 से लेकर 1936 तक ये वाइसरॉय बने थे इंडिया के. ये आपने ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय अप्लाइंग. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्टिकल 360 के अंडर फाइनेंशियल इमरजेंसी को अप्लाई किया जाता है. इमरजेंसीज की बात करें तो आर्टिकल 352 के अंडर नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 के अंडर स्टेट इमरजेंसी एंड आर्टिकल 360 के अंडर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई थी. So the correct answer is Article 360. President of India can impose financial emergency by applying Article 360 if he or she is satisfied that there is an economic situation in which financial stability or credit of India or any part of it can be threatened. तो इस केस में प्रेसिडेंट के पास कंप्लीट पावर होती है कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाएं. एंड होपफुली अभी तक इंडिया में कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है. अगर हम बात करें फर्स्ट इमरजेंसी जो थी नेशनल इमरजेंसी कब लगी थी, तो फर्स्ट जो इमरजेंसी थी वो इंडो चाइना वॉर के टाइम पे 1962 में लगी थी. तो क्लियरली यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट इमरजेंसी 1962 में लगी थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडो चाइना वॉर. सेकेंड इमरजेंसी 1971 में लगी थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडो पाकिस्तान वॉर. एंड थर्ड इमरजेंसी लगी थी 1975 में जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो गए थे जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हम कह सकते हैं अनस्टेबिलिटी आ गई थी विद इन द कंट्री, जब यहाँ पे थर्ड इमरजेंसी को लगाना पड़ा था 1975 में.
नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच अमेंडमेंट वर द फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया गया था। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं और किसकी एक रिकमेंडेशन पे किया गया था, तो स्वर्ण सिंह कमेटी वॉज द कमेटी विच कॉन्स्टिट्यूटेड द फंडामेंटल ड्यूटीज विच रिकमेंडेड दैट कि इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज होना मस्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोटो इनकॉर्पोरेटेड अंडर द नेशनल एम्बलम? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सत्यमेव जयते मोटो को इनकॉर्पोरेट किया गया है हमारे नेशनल एम्बलम के नीचे। द करेक्ट आंसर है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते इज अ मंत्र फ्रॉम द एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर मुंडका उपनिषद से इसे लिया गया है, जिसका मतलब होता है ट्रुथ अलोन ट्रियम्स, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है। अपॉन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इट वॉज अडॉप्टेड एज द नेशनल मोटो ऑफ द कंट्री। अगर बात करें नेशनल एम्बलम की, इट इज़ बेस्ड ऑन द लायन कैपिटल, जो कहाँ से लिया गया है, अशोका से लिया गया है। लायन कैपिटल ऑफ अशोका से लिया गया है, ऑफ सारनाथ में ये प्रेजेंट है। द एम्बलम फीचर्स 3 लायंस, तो 3 लायंस प्रेजेंट हैं एक एबिकस के ऊपर विद अ धर्म चक्र एट द मिडल, और सेंट्रल पे क्या है हमारा धर्म चक्र भी प्रेजेंट है, ये आपने ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अदर देन दैट अगर हम बात करें हमारे नेशनल एम्बलम में कौन कौन से एनिमल्स को इनक्रेव किया गया है या इनकाव किया गया है, तो स्कल्पचर्स में यहाँ पे एक बुल, एक हॉर्स, एक एलिफेंट और लायन, इन 4 एनिमल्स को एक तरीके से पिक्चराइज किया गया है हमारे नेशनल एम्बलम में। और नेशनल एम्बलम को कब अडॉप्ट किया था, तो 26 जनवरी 1950 को ही हमारे नेशनल एम्बलम को भी अडॉप्ट किया गया था। व्हाट इज द मोटो इनकॉर्पोरेटेड अंडर आवर नेशनल एम्बलम? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सत्यमेव जयते मोटो को इनकॉर्पोरेट किया गया है हमारे नेशनल एम्बलम के नीचे। अगर हम बात करें सत्यमेव जयते की, तो सत्यमेव जयते इसका मतलब होता है ट्रुथ अलोन ट्रियम्स, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है, ट्रुथ अलोन ट्रियम्स। इसके अलावा अगर हम बात करें सत्यमेव जयते की, तो इसे देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। और नेशनल एम्बलम की बात करें तो नेशनल एम्बलम को लायन कैपिटल ऑफ अशोका, जो सारनाथ में लोकेटेड है, यहाँ से लिया गया है। So the correct answer is Satyamev Jayate. Satyamev Jayate is a mantra from ancient Indian scripture of मुंडका उपनिषद से लिया है सत्यमेव जयते को। Upon independence of India, it was adopted as the national motto of the country. ये आपको ध्यान में रखना है। And 4 animals जिनको क्राफ्ट किया गया है और जिनको कार्व किया गया है हमारे नेशनल एम्बलम में, वो कौन कौन से हैं, तो एक है बुल, हॉर्स, एलिफेंट एंड लायन। अगर हम बात करें नेशनल एम्बलम को कब अडॉप्ट किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था हमारे नेशनल एम्बलम को। और नेशनल एम्बलम ये ऑफिशियल सील है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। मुंडका उपनिषद की बात करें तो मुंडका उपनिषद ये 5th बुक है ऑफ द मुंडका उपनिषद, इट इज़ द 5th बुक ऑफ द मुटिका कैनन ऑफ 108 उपनिषद्स। तो 108 उपनिषद्स हैं इन टोटल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल बोथ सेंटर एंड द स्टेट्स आर एम्पावर्ड टू मेक डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 282। सो अंडर द आर्टिकल 282 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट एम्पावर्स बोथ द सेंटर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को एक तरीके से एम्पावर करता है टू मेक एनी ग्रांट्स फॉर एनी पब्लिक पर्पज, इवन इफ इट इज नॉट विद इन देयर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव competence. Their grants are also known as discretionary grants because the center is under no obligation to give the grants and the matter lies within its discretion. This you have to keep in mind. Next question discuss कर लेते हैं. Who had proposed the partyless democracy in India? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जयप्रकाश नारायण, जिनको जेपी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने पार्टीलेस डेमोक्रेसी को प्रपोज किया था हमारी कंट्री में। सो ही इज पॉपुलरली नोन एज लोकनायक, या फिर जेपी ने कहा जाता है। द पार्टीलेस डेमोक्रेसी इन इंडिया वाज प्रपोज्ड बाय जयप्रकाश नारायण।
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट्स रूल इंट्रोड्यूस्ड इन अ स्टेट ड्यू टू द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 356। सो अंडर द आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट इमरजेंसी और द प्रेसिडेंट रूल इज अप्लाइड ऑन अ स्टेट। स्टेट इमरजेंसी से कहा जाता है एंड इट कम्स अंडर 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 352 की बात करें तो इसके अंडर आता है नेशनल इमरजेंसी, और आर्टिकल 360 के अंडर आता है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 356। अंडर दिस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ अ स्टेट गवर्नमेंट इज अनेबल टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक डायरेक्ट कंट्रोल over the state machinery. This is the provision under the state emergency which is mentioned in 356. This you have to keep in mind. अगर हम बात करें हमने इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए जर्मनी। तो जर्मनी से हमने अडॉप्ट किया है द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, यानी वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से ये हमने अडॉप्ट किया है और ये मेंशन्ड है इन द पार्ट 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। और जो ये वीमर कॉन्स्टिट्यूशन था, या जो अभी हमने डिस्कस किया था जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया था ये इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट। इसको इंक्लूड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने लिया द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम इट्स ऑफिस। अगर हम बात करिए कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, तो आर्टिकल 61 के अंडर आता है रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम यूएसए। कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड अ मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the final authority to interpret our constitution is the राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इट इज़ द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर क्रिएटेड बाय लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, तो जुडिशरी का ये वर्क होता है कि इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेक करना कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कोर है उसको उस रूल और लॉस को ब्रेक तो नहीं कर रहे हैं। सो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया is the most noteworthy legal meeting and the last court of request under the Constitution of India। अगर हम बात करें हमारे सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के आर्किटेक्ट का नाम था गणेश बिकाजी देवलाईकर। ये हमने डिस्कस किया था। सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट जज थे एच.जे. कान्या एंड सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट फीमेल जज थी फातिमा बीवी। इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the color of Dharma Chakra which is located in the middle of our national flag? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेवी ब्लू कलर का होता है हमारा धर्म चक्र। द करेक्ट आंसर इज नेवी ब्लू। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज अ हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर ऑफ डीप सैफरन, यानी केसरी कलर और द सैफरन कलर एट द टॉप, व्हाइट कलर इन द मिडल एंड डार्क ग्रीन एट द बॉटम इन इक्वल प्रपोर्शन। अगर हम बात करें कि हमने जो नेशनल फ्लैग है वो कब अडॉप्ट किया था, तो 22 जुलाई को हमने अपना नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था। इसलिए 22 जुलाई को हर साल हम नेशनल फ्लैग डे मनाते हैं। 22 जुलाई 1947 को हमने ये फ्लैग अडॉप्ट किया था। सो द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द फ्लैग टू द लेंथ इज 2:3, यानी विड्थ यानी ब्रेथ रेशियो लेंथ का जो है वो है 2:3। ये आपको ध्यान में रखना है। एंड इन द सेंटर देयर इज अ वाइट बैंड इन द नेवी ब्लू व्हील विच रिप्रेजेंट्स द चक्रा। एक तरीके से जो चक्र है वो कंटिन्यूटी को दिखाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स द कंट्री एज अ।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो हमारी कंट्री को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट की तरह दिखाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स द कंट्री एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया इट इज़ ऑल्सो नोन एज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ये मैंशनड है हमारे आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इट इज़ अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर democratic republic with a parliamentary system of government. This you have to keep in mind. तो इंडिया इट इज़ डिस्क्राइब्ड इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये हमारे आर्टिकल 1 में मैंशनड है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री होते हैं प्रेसिडेंट, एंड एग्जीक्यूटिव एक तरीके से हेड ऑफ द स्टेट होते हैं हमारे गवर्नर। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which state enjoys the distinction of being the first linguistic state of India? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ये हमारी कंट्री का फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट था, यानी स्टेट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। 1953 में एपी का फॉर्मेशन हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। सो आंध्र प्रदेश इज द फर्स्ट क्रिएटेड लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल। It came into existence on October 1, 1953. Indian revolutionist Potish Siri Malu took the lead and continued the struggle for the formation of the linguistic state. अगर हम बात करें श्री मुलू की, तो इन्होंने फास्ट टू डेथ किया था इन द ईयर 1952 और मांग की थी, ये एक फ्रीडम फाइटर थे और मांग की थी फॉर अ सेपरेट स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसको लैंग्वेज के बेसिस में क्रिएट किया गया। दिसंबर 1952 में प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने अनाउंस किया ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और फाइनली अक्टूबर 1953 में तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए आंध्र प्रदेश स्टेट का फॉर्मेशन हुआ फ्रॉम मद्रास। तो मद्रास से सेपरेट हुआ था एपी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एंड अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश से जो तेलंगाना है वो कब सेपरेट हुआ था, तो 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सेपरेट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि कनाडा। तो एक तरीके से जो फेडरल सिस्टम है, जहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है देन द स्टेट गवर्नमेंट, ये एक तरीके से फेडरलिज्म का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है और हमने ये अडॉप्ट किया है कनाडा से। कनाडा की से बात करें तो इसकी कैपिटल ओटावा में सिचुएटेड है, और जो कनाडा का फेडरल सिस्टम है वो उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लीडर्स, तो उन्होंने इस सिस्टम को कनाडा से अडॉप्ट किया। द कॉन्स्टिट्यूशन of India establishes a federal structure to the Indian government, declaring it to be a union of state. Part 11 of the Indian Constitution specifies the distribution of legislative, administrative and executive powers between central government and the state government of India. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें इंडिया का फेडरलिज्म की, तो ये हमने अडॉप्ट किया था अपने कॉलोनियल पास से भी, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 था, यहाँ पे भी फेडरलिज्म के कुछ हम कह सकते हैं अवशेष, यानी कि कुछ हमें कुछ पार्टिकल्स या फिर कुछ चीज़ें हमने GOI ऑफ 1935 से भी ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following rights is not granted by the Constitution of India at present as a fundamental right? The correct answer for this question will be option number C यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, पर ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। अर्लियर इट वाज अ फंडामेंटल राइट बट इट वाज रिमूव्ड अंडर द 44th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपने ध्यान में रखना है। अब इस फंडामेंटल राइट को रिप्लेस करके इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स बाय द 44th Constitutional Amendment Act. This thing you have to keep in mind. This should be noted that it is a legal right under Article 300A of the Indian Constitution, but it is not a fundamental right. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज right to vote is mentioned in the part of the constitution related to
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि इलेक्शन। तो इलेक्शन से रिलेटेड है हमारा राइट टू वोट, इलेक्शन वाले पार्ट से एसोसिएटेड है हमारा राइट टू वोट। राइट टू वोट इट कम्स अंडर आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो वोटिंग एज है वो है 18 ईयर्स, मिनिमम वोटिंग एज है 18 ईयर्स, ये आपने ध्यान में रखना है। और 66 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1988 में, इसके अंडर वोटिंग राइट की जो एज है उसको मिनिमम 21 से कम करके 18 कर दिया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो राइट टू वोट इज मेंशन्ड इन द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू इलेक्शन। The rights that are enshrined in the Indian Constitution are conferred on the citizens of India and do not fall under the domain of Part 3, also known as constitutional rights. The right to vote is guaranteed by the Constitution of India under Article 326, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, of the Indian Constitution. This you have to keep in mind. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। And the next question is, the Indian Constitution recognized minorities on the basis of what? Right answer हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रुप टू द टोटल पॉपुलेशन। तो ओवरऑल जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है उसके कंपैरिजन में कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप का प्रपोर्शन कितना कम है वो डिफाइन करता है माइनॉरिटीज़ इन इंडिया। और स्पेसिफिकली ये लैंग्वेज के बेसिस में भी हो सकती है और रिलीजन के बेसिस में भी हो सकती है। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड माइनॉरिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रुप टू द टोटल पॉपुलेशन। आर्टिकल 30 की बात करें तो आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस माइनॉरिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड रिलीजन। और ऐसा कहता है ये आर्टिकल दैट वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शेल हैव द राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ओपन करने की एक तरीके से राइट प्रोवाइड की है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने टू द माइनॉरिटी पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। Next question, which of the following countries has introduced direct democracy? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड इज द कंट्री जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। और स्विट्जरलैंड इसकी कैपिटल बर्न में सिचुएटेड है, जिसको फेडरल सिटी भी के नाम से भी जाना जाता है या फिर फेडरल सिटी भी कहा जाता है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। स्विट्जरलैंड की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं दे कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द पॉलिसी मेकिंग। सो the correct answer is Switzerland. Direct democracy is also known as the pure form of democracy, is a kind of democracy in which people decide, that is example ki vote on form consents on the policy initiatives directly. Switzerland is a rare example of a country which instruments the direct democracy in the world. This you have to keep in mind. Next question discuss कर लेते हैं and that is, which article of the Indian Constitution provides for the institution of Panchayati Raj? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्टिकल 40 के अंडर पंचायती राज मेंशन्ड है। द स्टेट शेल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एंड एंडो देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो ये कॉन्सेप्ट है ये आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर DPSP में मेंशन्ड है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये हमने कौन से कंट्री से अडॉप्ट किया है? तो ये हमने आयरलैंड से अडॉप्ट किया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो इसी वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसके अंडर हमने अपने पंचायती राज सिस्टम को अमेंड किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें DPSP की, यहाँ पे बात हुई थी। सो बिफोर डिस्कसिंग नेक्स्ट क्वेश्चन DPSP की बात करें तो DPSP कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, ये आपको ध्यान में रखना है, फ्रॉम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। और आर्टिकल 51A में क्या है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लें। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर इनविसेज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 काइंड ऑफ इमरजेंसीज। तो 3 काइंड ऑफ इमरजेंसीज कौन कौन सी है? नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 और स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356
और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी को याद कर लीजिए 352, इसमें 4 ऐड करेंगे तो 356 और इसमें वापस 4 ऐड करेंगे तो 360। और ऑर्डर याद कर लीजिए नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड देन फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 3 काइंड ऑफ इमरजेंसीज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें नेशनल इमरजेंसी को कब लगाया जाता है, तो नेशनल इमरजेंसी को जब कोई वॉर चल रही हो या फिर आर्म्ड रिबेलियन हो या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो, तो इस टाइम पर लगाया जाता है नेशनल इमरजेंसी को। तो मैंने क्या क्या कहा, वॉर, आर्म्ड रिबेलियन या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन, या फिर ऐसा लगे कि कंट्री डेंजर में है ड्यू टू वॉर और वॉर लाइक थिंग्स, तो इस समय पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है अंडर 352। देन कम स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है और ये तब लगाया जाता है जब प्रेसिडेंट फील्स लाइक और द स्टेट और द नेशनल और द सेंट्रल गवर्नमेंट फील्स लाइक कि किसी स्टेट में प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, तो इस केस में प्रेसिडेंट रूल को लगाया जाता है। इसके बाद आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब कंट्री फाइनेंशियली एक तरीके से थ्रेटन हो जाती है या फिर अनस्टेबिलिटी फील करती है, तो इन दैट केस आर्टिकल 360 के अंडर फाइनेंशियल इमरजेंसी को इशू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज अंडर द स्टेट लिस्ट? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर इट इज इन द स्टेट लिस्ट, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। स्टेट लिस्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट इज लोकेटेड इन शेड्यूल 7, जैसे मैंने आपको बताया था शेड्यूल 7 में हमारे ये 3 लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो एग्रीकल्चर है इसमें भी इसका जो नंबर है वो है एंट्री 14 ऑफ द स्टेट लिस्ट, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। एग्रीकल्चर ये एक सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट का बिकॉज इट इज स्पेसिफिक टू द रीजन, डिपेंड्स ऑन लोकल रिसोर्सेज एंड एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशन, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है जो लैंड के ऊपर डिपेंड करता है मोर स्पेसिफिकली, और इकोलॉजिकल चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हर स्टेट का एग्रीकल्चर को लेकर डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहता है, देयरफॉर इट इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट एंड नॉट इन द कॉन्करेंट और द सेंट्रल लिस्ट और द यूनियन लिस्ट जिसे कहा जाता है। और अगर हम बात करें स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो 61, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड इज द कंट्री जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। और स्विट्जरलैंड इसकी कैपिटल बर्न में सिचुएटेड है, जिसको फेडरल सिटी भी के नाम से भी जाना जाता है या फिर फेडरल सिटी भी कहा जाता है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। स्विट्जरलैंड की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं दे कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द पॉलिसी मेकिंग। सो the correct answer is Switzerland. Direct democracy is also known as the pure form of democracy, is a kind of democracy in which people decide, that is example ki vote on form consents on the policy initiatives directly. Switzerland is a rare example of a country which instruments the direct democracy in the world. This you have to keep in mind. Next question discuss कर लेते हैं and that is which article of the Indian Constitution provides for the institution of Panchayati Raj? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्टिकल 40 के अंडर पंचायती राज मेंशन्ड है। द स्टेट शेल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एंड एंडो देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो ये कॉन्सेप्ट है ये आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर DPSP में मेंशन्ड है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये हमने कौन से कंट्री से अडॉप्ट किया है, तो ये हमने आयरलैंड से अडॉप्ट किया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो इसी वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसके अंडर हमने अपने पंचायती राज सिस्टम को अमेंड किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें DPSP की, यहाँ पे बात हुई थी, सो बिफोर डिस्कसिंग नेक्स्ट क्वेश्चन DPSP की बात करें तो DPSP कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, ये आपको ध्यान में रखना है, फ्रॉम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। और आर्टिकल 51A में क्या है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्रेजेंट हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लें. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर इनविसेज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 काइंड ऑफ इमरजेंसीज. तो 3 काइंड ऑफ इमरजेंसीज कौन कौन सी है? नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 और स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360. आप ऐसे याद कर सकते हैं. नेशनल इमरजेंसी को याद कर लीजिए 352, इसमें 4 ऐड करेंगे तो 356 और इसमें वापस 4 ऐड करेंगे तो 360. और ऑर्डर याद कर लीजिए नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड देन फाइनेंशियल इमरजेंसी. ये 3 काइंड ऑफ इमरजेंसीज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. अगर हम बात करें नेशनल इमरजेंसी को कब लगाया जाता है, तो नेशनल इमरजेंसी को जब कोई वॉर चल रही हो या फिर आर्म्ड रिबेलियन हो या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो, तो इस टाइम पर लगाया जाता है नेशनल इमरजेंसी को. तो मैंने क्या क्या कहा? वॉर, आर्म्ड रिबेलियन या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन, या फिर ऐसा लगे कि कंट्री डेंजर में है ड्यू टू वॉर और वॉर लाइक थिंग्स, तो इस समय पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है अंडर 352. देन कम स्टेट इमरजेंसी. स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है और ये तब लगाया जाता है जब प्रेसिडेंट फील्स लाइक और द स्टेट और द नेशनल और द सेंट्रल गवर्नमेंट फील्स लाइक कि किसी स्टेट में प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, तो इस केस में प्रेसिडेंट रूल को लगाया जाता है. इसके बाद आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी. जब कंट्री फाइनेंशियली एक तरीके से थ्रेटन हो जाती है या फिर अनस्टेबिलिटी फील करती है, तो इन दैट केस आर्टिकल 360 के अंडर फाइनेंशियल इमरजेंसी को इशू किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज अंडर द स्टेट लिस्ट. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर इट इज इन द स्टेट लिस्ट. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. स्टेट लिस्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट इज लोकेटेड इन शेड्यूल 7. जैसे मैंने आपको बताया था शेड्यूल 7 में हमारे ये 3 लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. तो जो एग्रीकल्चर है इसमें भी इसका जो नंबर है वो है एंट्री 14 ऑफ द स्टेट लिस्ट. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. एग्रीकल्चर ये एक सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट का बिकॉज इट इज स्पेसिफिक टू द रीजन, डिपेंड्स ऑन लोकल रिसोर्सेज एंड एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशन. क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है जो लैंड के ऊपर डिपेंड करता है मोर स्पेसिफिकली, और इकोलॉजिकल चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है. तो हर स्टेट का एग्रीकल्चर को लेकर डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहता है. देयरफॉर इट इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट एंड नॉट इन द कॉन्करेंट और द सेंट्रल लिस्ट और द यूनियन लिस्ट जिसे कहा जाता है. और अगर हम बात करें स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो 61. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ लोकपाल इज टेकन फ्रॉम. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज. सो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से हमने ये लोकपाल का कॉन्सेप्ट लिया है. इफ यू टॉक अबाउट स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, सो दिस इंक्लूड्स नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड एंड फिनलैंड. तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं ऑफ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जिनको कहा जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकपाल हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम स्वीडन. द लोकपाल इन इंडिया हैज़ जुरिडिक्शन ओवर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी MPs के ऊपर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन द केसेस ऑफ करप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, English is the official language of which one of the following Indian state? Right answer for this question will be option number A, यानी कि नागालैंड. तो नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश. इफ़ यू टॉक अबाउट इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड. नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में सिचुएटेड है. इन 1967 नागालैंड असेंबली प्रोक्लेम्ड इंडियन इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड. तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. इफ़ यू टॉक अबाउट मेघालय, तो मेघालय की भी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है. मेघालय के साथ साथ मिजोरम एंड ओडिशा, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी इंग्लिश है. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. अगर हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय के इसके अलावा गारो एंड खासी इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं जिनको हम कह सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज. इसके अलावा अगर हम बात करें मिज़ोरम की, तो मिज़ोरम में इंग्लिश एंड मिज़ो एंड हिंदी, तो ये लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की ऑफिशियल लैंग्वेज है ओडिया के साथ साथ इंग्लिश. तो कौन कौन सी हो गई? एक हो गई नागालैंड की सिर्फ स्पेसिफिकली इंग्लिश ही है. इसके अलावा अगर हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय की गारो, खासी एंड इंग्लिश. इसके बाद अगर हम बात करें मिज़ोरम की, तो मिज़ोरम की मिज़ो, हिंदी और इंग्लिश. और उड़ीसा की ओडिया और इंग्लिश. नेक्स्ट क्वेश्चन,
Who is considered as the architect of Indian Constitution? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनको कहा जाता है एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. So Dr. B.R. Ambedkar is considered to be the architect of Indian Constitution because of his role in drafting the Constitution of India. Dr. Bhim Rao Ambedkar is well known throughout India as the chief architect of the Indian Constitution. This you have to keep in mind. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. द कंटेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया. तो ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया है हमने कंटेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. कंटेंट लिस्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है टुगेदर मिलकर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम करते हैं. द कंटेंट लिस्ट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया. देयर आर 52 सब्जेक्ट्स इन द कंटेंट लिस्ट of 7th schedule of the Indian Constitution, and both the union and the as well as the state governments can make laws on the subjects mentioned in the content list. This you have to keep in mind. और ये हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया है. This you have to keep in mind. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेन पार्लियामेंट ओरिजिनेटेड इन. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन में ये सोवरेन पार्लियामेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये स्टार्ट हुआ था. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी होल्ड्स दैट द लेजिस्लेटिव बॉडी में चेंज और रिपील एनी प्रीवियस लेजिस्लेशन एंड सो दैट इट इज नॉट बाउंड बाय एनी रिटन लॉ in some cases or even a constitution or by the president. तो ये है सोवरेन पार्लियामेंट की डेफिनेशन एंड इट ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. और ऐसा भी माना जाता है कि इंग्लैंड वाज द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इनका अनकोडिफाइड या नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. द नॉमिनेशन ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स बाय द प्रेसिडेंट वाज टेकन फ्रॉम विच कंट्री. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि आयरलैंड से हमने नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा का कॉन्सेप्ट लिया था. राज्यसभा की बात करें तो इन टोटल यहाँ पे 250 मेंबर्स होते हैं, जहाँ पे 238 इलेक्टेड होते हैं और इसके अलावा प्लस 12 मेंबर्स होते हैं जिनको प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं या फिर नॉमिनेट करते हैं. So, nomination of Rajya Sabha members by the President was taken from the Irish Constitution. The Constitution of India borrowed the following concept from the Irish Constitution. कौन से हैं? Concept of DPSP very important. हमने Directive Principles of State Policy हमने आयरलैंड से ली. Method of election of President and the nomination of the members of the Rajya Sabha by the President. This we have taken from Ireland. This you have to keep in mind. अगर हम बात करें कि राज्यसभा के एलोकेशन ऑफ सीट्स कौन से शेड्यूल में मेंशन्ड है तो 4th शेड्यूल में मेंशन्ड है. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. और इसके अलावा 1/3 ऑफ द मेंबर्स जो राज्यसभा के हैं वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं और इनका टेन्योर 6 years होता है इन टोटल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन इज द कस्टोडियन ऑफ द नेशनल पर्स. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि लेजिस्लेचर को कस्टोडियन ऑफ द नेशनल पर्स कहा जाता है. सो द आइडिया ऑफ लेजिस्लेचर एज द कस्टोडियन ऑफ द नेशनल पर्स वाज फॉर द फर्स्ट टाइम mooted by the Government of India Act of 1909. It is considered as a custodian as it is the primary and the most often the exclusive arbiter of the federal fiscal affairs. This you have to keep in mind. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कहा जाता है कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये भी आपको ध्यान में रखना है बिकॉज इट अपहोल्ड्स द रूल ऑफ लॉ. नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर के.एम. मुंशी. तो मिस्टर के.एम. मुंशी यानी कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, he was the constitutional advisor of the Constituent Assembly. The Constituent Assembly was constituted in November 1946 under the scheme of Cabinet Mission Plan. The first meeting of the Constituent Assembly was held on December 9, 1946 and Sir B.N. Rao was appointed as the constitutional advisor in the Constituent Assembly. ये आपने ध्यान में रखना है, सर B.N. Rao. This you have to keep in mind. अगर हम बात करें who called the Indian Constitution as, who called the preamble as the
हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने ही कहा था जो प्रियम्बल है एज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप या फिर हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। बात यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की हुई है। अगर हम बात करें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कैलीग्राफर कौन थे या फिर इसे किसने लिखा था, कैलीग्राफी किसने की थी इसकी, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए प्रेम बिहारी रायजादा। तो प्रेम बिहारी रायजादा ही वाज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। How many spokes are there in the Ashoka Chakra depicted in the national flag of India? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 24। तो 24 स्पोक्स हैं हमारे अशोका चक्र में विच रिप्रेजेंट्स द 24 आवर्स, और ऐसा माना जाता है कि एक तरीके से जो चक्र है वो कंटिन्यूटी को शो करता है। देयर आर 24 स्पोक्स इन द अशोका चक्र डिपिक्टेड ऑन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। द फ्लैग विद अ स्पिनिंग व्हील विद 24 स्पोक्स लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन द ईयर 1942. The chakra intends to show that there is life in movement and death in stagnation. तो अगर हम बात करें क्विट इंडिया मूवमेंट की तो 1942 में इसे गांधी जी ने स्टार्ट किया था और ये बॉम्बे में स्टार्ट हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। अगर हम बात करें क्विट इंडिया का जो ये स्लोगन है ये किसने दिया था, तो यूसुफ मेहर अली ने ये स्लोगन दिया था, इसे गांधी जी ने नहीं दिया था, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। From which constitution of the world the Indian Constitution has adopted the concept of DPSP? राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड, जो हम डिस्कस कर चुके हैं एज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो द करेक्ट आंसर इज आयरलैंड। आर्टिकल 36 to 51 पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दे आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड विच हैज कॉपीड इट फ्रॉम द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने किससे कॉपी किया, आयरलैंड से, और आयरलैंड ने किससे कॉपी किया था, स्पेन से कॉपी किया था DPSP का कॉन्सेप्ट। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज what constitutional provision enables the central government to provide reservations in job and educational institution for the weaker section of the society? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन है कि रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा टू द पीपल हु रियली नीड इट। सो रिजर्वेशन टू दोज पीपल हु आर अलाउड फॉर इन आर्टिकल 15 Part 4 and Article 16 Part 4 which states that the government can provide reservation to the backward classes of the society. This you have to keep in mind. तो amendment किया गया था इसमें in the year 2019 जहाँ पे एक नई कैटेगरी को क्रिएट किया गया था जो थी EWS which is economically weaker section, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। इसके अंडर भी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है इसके थ्रू भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज द आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्रीडम, 6 फ्रीडम्स। तो आर्टिकल 19 में 6 काइंड ऑफ फ्रीडम्स मेंशन्ड है। अगर हम बात करें ये कौन कौन सी हैं, तो देखिए स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली यानी दे कैन गैदर पीसफुली और असेंबल विदाउट आर्म्स, and freedom of association, freedom of movement, freedom of residence and freedom of profession. These are the 6 freedoms mentioned in Article 19. So the correct answer is 6 freedom. The right to freedom in Article 19 guarantees freedom of speech and expression as one of its 6 freedoms. Next question. On various grounds below, which is the one criterion on which discrimination by the state is not prohibited in Article 15 of the Constitution? Right answer हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि language. So the correct answer is language. Article 15 provides that the state shall not discriminate against any citizen on grounds of any religion, of only religion, race, caste, sex or place of birth. This is mentioned in Article 15 of the Indian Constitution. Next question. Where is the objective of social justice articulated in the Constitution of India?
तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रियम्बल में मेंशन्ड है अबाउट द आर्टिकुलेशन ऑफ सोशल जस्टिस। तो प्रियम्बल इसे प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, एक तरीके से आइडियोलॉजीज को रिप्रेजेंट करता है ये। इसके मेकर्स की ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल अलॉन्ग विद पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस हैज बीन आर्टिकुलेटेड in the preamble of the Indian Constitution. Next question. From the Constitution of which country the provision of federation was borrowed while framing the Constitution of India? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कनाडा से हमने अडॉप्ट किया था फेडरल सिस्टम। सो द इंडियन फेडरल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कैनेडियन मॉडल एंड नॉट ऑन द अमेरिकन मॉडल। द कैनेडियन मॉडल डिफर्स फंडामेंटली फ्रॉम द अमेरिकन मॉडल इन सो फार एज इट एस्टेब्लिशेस वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो हमने जो फेडरल मॉडल अडॉप्ट किया है वो कनाडा से अडॉप्ट किया है। कनाडा की कैपिटल ओटावा में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following was not a member of the Constituent Assembly established in July 1946? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। तो गांधी जी ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन नवंबर 1946 अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर ये बना था। वल्लभ भाई पटेल वॉज द चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। जे.वी. प्रकलानी हेडेड द फंडामेंटल राइट सब कमिटी एंड डॉक्टर के.एम. मुंशी वॉज द चेयरमैन ऑफ ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार वापस आप यहाँ पे रिवाइज कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच कंट्री इज फॉलोइंग द वन पार्टी सिस्टम? तो पॉलिटिकल साइंस में एक वन पार्टी सिस्टम होता है और एक होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। तो हमें वन पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल ढूंढना है एंड दैट इज चाइना। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देयर इज जस्ट वन पॉलिटिकल पार्टी इन ऑल ऑफ द चाइना दैट इज अलाउड टू रूल, द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी or the CCP. In addition to this, any candidate standing for the parliamentary election needs the approval of the Chinese Communist Party. Therefore, China को single party system और one party system कहा जाता है। Next question. By which constitutional amendment bill did the parliament lower the voting age from 21 to 18 years? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर जो वोटिंग एज हुआ करती थी पहले 21 ईयर्स होती थी, उसे रिड्यूस कर दिया टू द 18 ईयर्स। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट्स यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। एवरी सिटीजन हु इज or above 18 years of age has right to vote without any discrimination of caste, race, religion, sex, literacy etc. के discrimination से बचकर every individual is allowed to vote. The voting age was reduced from 21 to 18 years by the Parliament in the year 1989 में by the 61st Constitutional Amendment Act of 1988. Next question discuss कर लेते हैं। So the next question is the Constitution of India came into force in which year? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1950 में ये फोर्स में आया। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो द रिपब्लिक इज गवर्नड इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 और फोर्स में कब आया 26 जैन 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 वॉज बेस्ड ऑन. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साइमन कमीशन के ऊपर बेस्ड था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन ये कब स्टैब्लिश हुआ था? साइमन कमीशन इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 26 नवंबर 1926 में साइमन कमीशन फॉर्म हुआ था और इसके बाद ये इंडिया आया था इन द ईयर 1927 में। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो और इसके जो हेड थे वो थे सर जॉन साइमन, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और साइमन कमीशन इंडिया में आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 को फर्दर स्टडी करने के लिए। सो चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। द आउटकम ऑफ द साइमन कमीशन वॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल लेवल इन इंडिया बट नॉट एट द नेशनल लेवल, दैट इज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू द इंडियन कम्युनिटी रेदर देन लंदन। तो अगर हम बात करें साइमन कमीशन की, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में सबमिट की थी। So next question, who among the following was not a member of the Constituent Assembly established in 1946? राइट आंसर होगा इसके लिए गांधी जी, ऑप्शन नंबर ए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आई थिंक इट इज़ अ रिपीटेड क्वेश्चन। सो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन, a proceeding under Article 226 in case of detention of a person is a, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग. सो अ प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 226 इन केस ऑफ डिटेंशन ऑफ द पर्सन इज अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग. आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द अथॉरिटी टू हाई कोर्ट्स टू इशू रिट्स. तो रिट्स इशू करने की जो राइट है वो आर्टिकल 226 के अंडर दी गई है टू द हाई कोर्ट्स इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स और एनी अदर लीगल राइट्स. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन.